हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप लोग की डिमांड पर मैंने लेके आया है चैप्टर 2 का शेयरिंग मेथोडोलॉजी, जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग इसको देख लेते हैं। चैप्टर 2 का जो है पावर शेयरिंग मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं अगर एनसीईआरटी के रूप में देखें तो। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के रूप में देखें तो हम लोग इसको फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 ये क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग ने फेडरलिज्म के एमसीक्यू आप लोगों ने किए होंगे, जिससे कि मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेक्चर 1 नंबर वो है। ठीक, तो आज ये लेक्चर नंबर 2 होने वाले हैं। अगर आप लोग ये थियोरी पार्ट से मांग रहे हैं तो ये लेक्चर नंबर 1 होंगी थियोरी पार्ट से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की। हाँ, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज में दे दूँ कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। कि आज हम लोग फेडरलिज्म जो है सीबीएसई का यानी कि एनसीईआरटी बुक से जो पढ़ाई जाती है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है फेडरलिज्म में, और कुछ बिहार में ऐड कर दिया गया है ना। बिहार बोर्ड में थोड़ी सी बिहार के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, हम लोग के बच गए हैं घड़ी में 3, तो जल्दी से जुड़िए, लेट ना करें। ठीक है, तो फेडरलिज्म, तो अगर फेडरलिज्म के बारे में बात करें कि जब 2 और मोर लेवल्स होते हैं ना, मोर लेवल्स, 2 और मोर लेवल्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग फेडरलिज्म। ठीक, तो फेडरलिज्म में एक ये है, सिर्फ 2 और मोर लेवल्स होने चाहिए तब वो फेडरलिज्म कहलाता है। हमारे इंडिया को लेकर चलें तो इंडिया हमारा क्या है, 2 और मोर लेवल्स में बटी हुई है। हम लोग में 3 टायर बटी हुई है। ठीक है, तो इंडिया ही देश है, और भी बहुत सारे देश है। तो अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो वो 1 टायर में बटी हुई है, यानी कि उसमें एक यूनिटरी गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए, अभी भी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुई है। तो इन डेमोक्रेसी ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी वन ऑर्गन। लोकतंत्र में कोई भी पावर एक का गवर्नमेंट का पावर है ना, एक ऑर्गन पर बेस्ड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें होते हैं ना, उसमें बहुत सारे रूल होते हैं। एक आदमी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें अलग अलग रूल करने चाहिए। बट द पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पावर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के तरफ। ठीक है, दिस डिवीज़न टेक्स प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये डिवीज़न सेम लेवल पर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या सेम लेवल गवर्नमेंट पर होती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यहाँ पर 3 ऑर्गन दिया हुआ है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जैसे कि लेजिस्लेचर क्या करता है, आपका एक रूल बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस रूल को पास करता है। जुडिशरी क्या करता है, उस रूल को अलाउ करता है। ठीक, लेजिस्लेचर रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव आपका पास करता है रूल को, और जुडिशरी रूल को अलाउ कर देता है पूरी इंडिया में, यानी कि देश में। All in these organs using their respective powers at the same level become a power sharing। और जब ये सेम लेवल होती है, मतलब सबके लेवल बटी हुई है, ये वो ज़्यादा नहीं कर सकता, वो कम नहीं कर सकता, तो इसे कहते हैं हम लोग पावर शेयरिंग। ठीक, सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर eliminates the possibility of accumulation of power with any one organ, its misuse। This system was adopted in many democratic countries of the world like America, India, etc। यानी कि जो सिस्टम है ना, ये बहुत सारे डेमोक्रेसी कंट्री में है, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया। तो अमेरिका में यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसलिए उसको डेमोक्रेटिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1 लेवल तो है, लेकिन वहाँ पर पार्टी 2 हैं, 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पर, है ना, पार्टी 2 है, जिसके कारण से वो डेमोक्रेटिक कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, ये एक लेवल गवर्नमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। यानी कि अमेरिका में हम जैसे बोले कि अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वन लेवल पर, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहेंगे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर इज़ अ कॉमन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री। यानी कि इसके सिस्टम में जैसा होता है ना कि एक ही कंट्री, एक ही क्या बोलते हैं, एक ही गवर्नमेंट रूल करती है पूरी देश में, ठीक है। देयर आर सेपरेट गवर्नमेंट्स एंड द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल्स। लेकिन हम लोग के इंडिया में क्या होता है, सेपरेट गवर्नमेंट्स होते हैं और रीजनल लेवल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द टू इज अरेंज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन। और इंडिया में बहुत सारे क्लियर भी होते हैं, ठीक। चलो आगे चले। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉमनली नोन एज फेडरलिज्म, ठीक। तो फेडरलिज्म कहलाता है ये। हम लोग को लिखेंगे तो लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन 2 और मोर लेवल्स इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक। चलो आगे। वी कैन डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो फीचर्स हम लोग को जानना है कि फेडरल गवर्नमेंट का फीचर क्या होता है। सिस्टम मैच फॉलोज, तो फॉलोज देख लेते हैं एक बार हम लोग जल्दी से नज़र डाल लेंगे इस पर। In a federal system of governments, the supreme power is divided between the central government and its various subsidiary units. फेडरल सिस्टम में ये होना चाहिए कि सुप्रीम पावर यानी कि बीच वाला पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और भी बहुत सारे यूनिट्स में बटी होनी चाहिए, यानी कि लेवल्स में होनी चाहिए, ठीक है। इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ अ डुअल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरल सिस्टम में तो डुअल गवर्नमेंट होना ही चाहिए, यानी कि 2 और मोर लेवल्स। A central government under whose jurisdiction there are subjects of national importance। तो यहाँ पर भी हम लोग का नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है कि ज्यूरिडिक्शन भी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। द सेकेंड लेवल इज़ प्रोविंशियल और रीजनल। तो दूसरी लेवल जो होनी चाहिए वो प्रोविंशियल रीजनल के रूप में काम करनी चाहिए, ठीक है। और वो ज्यूरिडिक्शन कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, और जिसके लोकल इंपॉर्टेंस को कंडक्ट होना चाहिए वो थर्ड लेवल कहलाता है, ठीक है। चलो जल्दी से आगे चलते हैं, ठीक है। तो ईच लेवल जो होता है ना वो एंटोनॉमस होता है, ठीक है। तो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि क्या मतलब है इसका कि अगर एक एरिया में आपका गवर्नमेंट होता है ना तो वो अपने एरिया में देखना होता है, इसके कारण से वो अकाउंटेबल और अनअकाउंटेबल टू द पीपल फॉर देयर रेस्पेक्टिव एक्शन, और वो एक्शंस उस हिसाब से लेता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन ग्रुप। क्या होता है कि अगर डिफरेंट लेवल हैं, इसका मतलब क्या कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट सेम सिटीजन ग्रुप को गवर्न कर सकते हैं। सिटीजन हैव इक्वल आइडेंटिटीज़ एंड लॉयल्टीज़, दे बिलोंग टू देयर रीजनल एज वेल एज टू द नेशन। सिटीजन जो है उनके पास डुअल आइडेंटिटी होती है, मतलब कि एक रीजन का और एक नेशन का, ठीक। लाइक एनी ऑफ अस बीइंग बिहारी, बंगाली एंड मराठी, वी आर ऑल्सो इंडियन। जैसे कि हम लोग बिहारी हैं, बंगाली हैं, मराठी और इंडियन आल्सो हैं, ठीक। चलो आगे। द इलेबोरेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड एट द डुअल लेवल इज डन थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेबोरेट सिस्टम जो है गवर्नेंस का वो डुअल लेवल हो जाता है थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम लोग अभी रिटन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न किया जाता है कि डुअल होना चाहिए, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अरेंज्ड एंड इट इज आल्सो एम्पावर्ड टू provide for the constitution and the powers of the various levels of governments, and it also resolves the legal disputes arising between the central and state governments regarding the distribution of right and power। क्या होता है बच्चों कि जैसे कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी ना तो वो उससे में ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट में ने कहा कि वो मर गया, मतलब उसको फांसी लगाना चाहिए, अगर फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं रहता तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रहता,
और सेंट्रल गवर्नमेंट रहता तब वो बोलता कि तब तो बहुत लंबा समय हो जाता है। इसके कारण से सब लोग अपने अपने जुडिशरी को मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स टू वेरियस लेवल्स। और ये क्या होता है, वेरियस लेवल्स में पावर्स को बांट देती है गवर्नमेंट का। और लीगल डिस्प्यूट्स यानी कि हर तरफ का सेंट्रल में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को देखेगी और लोकल गवर्नमेंट लोकल को देखेगी। तो इसके कारण से फेडरलिज्म बहुत ही आप लोग के लिए ज़रूरी रहती है, हम लोग के लिए ज़रूरी रहती है। ठीक है, तो फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट है उसमें 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना पावर टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, यूनियन लिस्ट में पावर को बनाया जाता है। द स्टेट लिस्ट हैज़ द पावर टू मेक लॉज एंड ऑन द करेंट लिस्ट बोथ द कंट्री एंड द स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉज, है ना। यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि सिर्फ सेंट्रल पावर बनाएगी अपना पूरा देश के लिए, लेकिन स्टेट लिस्ट में क्या होगा कि स्टेट में पूरे बिहार में, मान लो बिहार वाला बना रहा है तो बिहार को देखेगी और कॉन्करेंट में दोनों कर सकती है। ठीक, द सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन दिस 3 लीड्स द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेसिडुअल और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अगर तीनों कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो तीनों में नहीं आ पाते हैं तो वो आपको सेंट्रल डायरेक्ट देखती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड रिजिड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स cannot be easily altered without the consent of the states, and independent and supreme judiciary has been arranged which has the power to interpret the constitution, to settle the disputes between the center and state, as well as to investigate the laws made by the central and state government and declare them against the constitution or illegal। क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट सुप्रीम जो है ना वो जज करती है, उसके पास सुप्रीम का पावर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब आपको कुछ फ़ायदा होता है फेडरलिज्म को, वरना कुछ नहीं होता। द सेंट्रल एंड द स्टेट्स हैव द राइट टू द लेवी टैक्सेस, यानी कि उसमें टैक्सेस का भी राइट रहता है, मोबिलाइज रिसोर्सेज का भी राइट रहता है, और नेसेसरी रेवेन्यू फॉर रनिंग द गवर्नमेंट एंड द डिस्चार्ज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मान होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो लिंग्विस्टिक आती है, यानी कि भाषाएँ, हमारे भाषा कितने देश में, तो ये हम लोग की बात है। मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, भारत में बहुत सारे लैंग्वेजेस को स्पोकन किया जाता है, यस बोला जाता है बहुत सारे लैंग्वेजेस को। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन अ मेजर कॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका। हाँ, जैसे कि हम लोग ने पावर शेयरिंग जो NCERT बुक पढ़े होंगे उनमें पता होगा कि श्रीलंका में आवाज़ के ही बदौलत एक कहानी हो गई थी, छेड़छाड़ हो गया था, है ना, तो उसके कारण से हुआ था। Therefore, हिंदी लैंग्वेज was given the status of official language in the Indian Constitution। हिंदी लैंग्वेज को माना गया था कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ 40% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन हिंदी जो है वो 40% है इंडिया का लैंग्वेज। अलॉन्ग विद दिस मेजर्स वे आर टेकिंग ऑफ द यूज प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ अदर लैंग्वेज, जिसके कारण से हमारे मातृभाषा को हिंदी नहीं बताया गया है। अभी तक कोई भाषा नहीं है कि मातृभाषा है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, तो पार्लियामेंट हैज़ कंट्रोल ओवर द एक्सिस्टेंस ऑफ ए स्टेट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स जोग्राफिकल बाउंड्रीज। पार्लियामेंट क्या करती है कि कंट्रोल करती है पूरी देश को, स्टेट को, और देखती है कि उसका बाउंड्रीज कैसा है। इट कैन चेंज द बाउंड्री और नेम एनी स्टेट बट टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ दिस पावर दिस लेजिस्लेचर अफेक्टेड स्टेट ऑल्सो विद गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट्स बिट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड्री यानी कि स्टेट के बाउंड्री और नाम को चेंज भी कर सकती है ना, चेंज कर सकती है, लेकिन इसका मिस यूज़ ना हो इसके कारण से स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, कि आपका अगर स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, स्टेट को बताना पड़ता है, आपको दूर दूर से परमिशन लेनी पड़ती है। देयर आर सम इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द सेंटर वेरी पावरफुल। यहाँ पर सम प्रोविजन लगी हुई रहती हैं जो सेंट्रल रहती है, वेरी पावरफुल रहती है। ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच दे टर्न ओवर
फेडरल सिस्टम इन टू अ सेंट्रलाइज्ड वन, और फेडरलाइज सिस्टम में बदल जाती है सेंट्रलाइज वन। द गवर्नर कैन ऑल्सो सेंड एनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर टू द प्रेसिडेंट फॉर द assent of the president, and also recommend the removal of the state government and the dissolution of the legislative assembly। बोल रहे कि गवर्नर जो है ना वो बिल को पास कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में टू द प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर से प्रेसिडेंट तक वो बिल पास कर सकता है, और रिमूव भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि हम लोग को लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। In special circumstances, the central government can also make laws on the subjects on the state list। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट में अपना लॉज बना सकते हैं। ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज सिंगल। इंडियन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सिंगल है, जिसके कारण से इलेक्टेड ऑफिशियल्स do the work of administration of the states, but the state can neither take any disciplinary action against them nor can remove them from service। क्या बोल रहा है कि इलेक्टेड ऑफिशियल जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती है स्टेट्स का, है ना, लेकिन स्टेट जो है ना ही डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है और ना ही सर्विस को रिमूव कर सकती है, सिर्फ वो सेंट्रल पावर होती है। ठीक है। अब बात करेंगे टू आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स 30 एंड 34 कि क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। टू आर्टिकल्स 33 एंड 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटली इंक्रीज द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द इवेंट दैट मिलिट्री रूल इज इम्पोज्ड in any area of country। Parliament gets the power that in such a situation it can declare any act done by an officer of the center and the state for the maintenance or restoration of peace and order। 33 और 34 के एक्ट के तहत क्या होता है कि वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट मिलिट्री रूल को बना सकती है, इम्पोज कर सकती है कंट्री में। ठीक है। पार्लियामेंट से पावर दे सकते हैं इसके सिचुएशन में, और भी और क्या कर सकते हैं, ऑफिसर को सेंटर और स्टेट के बारे में रिस्टोरेशन और पीस एंड ऑर्डर का पंचनामा भी दे सकते हैं कि वो कैसा कर रही है ना। उसके बाद आते हैं एक ग्लिम्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन बिहार। पंचायती राज सिस्टम क्या है बिहार में, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, तो ज़रूर बोल रहा है द पंचायती राज सिस्टम एट द नेशनल लेवल वाज डल्ली स्टार्टेड फ्रॉम नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959 ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कम्युनिटी। पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आंध्र प्रदेश ओनली इन 1959। हुआ क्या था कि जब पंचायती राज कहीं नहीं नया था तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को एक बलवंत राय मेहता कमेटी आया था जो बनाया था पंचायती राज सिस्टम। और इस पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोड्यूस जो है ना आंध्र प्रदेश में ही हो गया था, कब, 1959 में, है ना, जो अक्टूबर में जाके राजस्थान में बना, है ना। आगे चलते ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्टली कहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ था पंचायती राज, तो हम लोग बोल सकते हैं पंचायती राज कहाँ स्टार्ट हुआ था, राजस्थान में। ठीक, नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। सजेस्टेड अ 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत सिस्टम। बलवंत राय मेहता कमेटी क्या कहती है कि वो 3 टायर कम्युनिटी बनाई थी कि पंचायत सिस्टम का 3 टायर रहेगा। पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति और रीजनल कमेटी एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। पंचायत होगी सबसे पहले विलेज लेवल पर, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत समिति और फिर रीजनल कमेटी भी उसको बोल सकते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसमें जिला परिषद होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे चलिए हम लोग एक पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है तो उसको डिस्कस करने पर आगे चलते हैं। तो आप लोग के कहने पर हम लोग स्टेट बोर्ड का लाए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। इन ऑर्डर टू ब्रिंग uniformity in the Panchayati Raj system throughout the country, the 73rd Constitution Bill was introduced in the Parliament in 1991, which was passed by Lok Sabha and Rajya Sabha on 2023 on 22-23 December 1992 respectively। क्या हुआ था कि जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन बिल को पास हुआ था ना, तब 1992 और रेस्पेक्टिवली में 22-23 दिसंबर को हुआ था कि
लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बिल को कि हाँ ये सही बात है, पंचायती राज होगा। जिसके कारण से न्यू पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ कि द पंचायती स्टेट एक्ट हो गया और आपका पंचायत टाइटल बन चुका है। और 2043 आर्टिकल के साथ साथ 13 आर्टिकल और भी बने जिसमें शेड्यूल हुए, 11 शेड्यूल हो गए और हैज़ बीन एडेड बाय दिस अमेंडमेंट। ठीक है, तो इस घटना के बाद हमारे पंचायत आ जाते हैं। तो 3 टायर नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज इन बिहार। अभी हम लोग ने जाना है कि स्टोरी किससे होती है पंचायती राज की, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी। ग्राम पंचायत, सबसे पहला है कि ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत जो है ना आपका, बहुत ही सुंदर अचंभव जी। जो लोग विलेज में रहते होंगे, इसका नाम से पता चलता है कि विलेज की कहानी हो रही है। विलेज में होती है ना, उन्हें पता होगा कि ग्राम पंचायत क्या होता है और ग्राम पंचायत क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद होती है पंचायत समिति, जो अर्बन प्लेस पे होती है, थोड़ी सी अर्बन प्लेस, ज़्यादा नहीं। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट में होती है। चलो आगे चलते हैं। चलो, टेन्योर कितना रहता है? 5 साल, यानी कि 5-5 साल में सब कुछ बदल जाता है। चलो, यानी बदल जाता है क्या? वो नहीं बदलेगा। अरे भाई, ये नहीं कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति हो जाएगा, पंचायत समिति ग्राम पंचायत, ये नहीं। मतलब आपका जो इसमें मुखिया होता है ना, वो बदल जाता है 5 साल में। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी आप लोग को। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत एज द बेसिस ऑफ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 7,000। एक ग्राम पंचायत में है ना 7,000 पॉपुलेशन रहती है। 7,000 से अगर ज़्यादा हो गई कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो दूसरा ग्राम पंचायत बन जाता है। अ पंचायत एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 500। और हर पंचायत में ना वार्ड्स बनी होती है और 500 लोगों की वार्ड्स बनी हुई रहती है। ठीक है, 500 लोगों में एक वार्ड होता है। ठीक है, विच इज़ यूजली नंबर 15 और 16। और हर पंचायत में 15-16 वार्ड होते हैं। वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ईच वोटर। और वार्ड मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? हर वोट के साथ, तो वो सभी जानते हैं ऑब्वियसली। द हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज़ द मुखिया। और पंचायत का मुखिया, मतलब विलेज पंचायत का हेड कौन होता है? वो मुखिया होता है। एंड द पोस्ट ऑफ द उप मुखिया हैज़ बीन क्रिएटेड टू असिस्ट हिम। और मुखिया का असिस्टेंट को उप मुखिया कह देते हैं हम लोग। इन एवरी पंचायत अ पंचायत सेवक इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु प्लेज द रोल ऑफ सेक्रेटरी। और हर पंचायत में पंचायत सेवक होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भेजी जाती है, जो सेक्रेटरी का रोल निभाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 क्या होता है कि बिहार पंचायती राज के 2006 के अंदर एक प्रोविज़न होती है, रिजर्वेशन ऑफ हाफ द सीट इज़ 50% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ फॉर वुमेन। 50% जो होती है ना, यानी कि हाफ, वो वुमेन के लिए होती है। ठीक है, द हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज़ द हेड। The chief or the deputy head can remove himself or be removed from his post to withdraw। मतलब जो विलेज पंचायत हो सकते हैं ना, वो डिप्टी हेड, मतलब वो कहला सकते हैं और वो हेड के द्वारा रिमूव कर सकते हैं और अपने से भी पोस्ट से रिमूव हो सकते हैं। उसके बाद ही हैज़ टू रिजाइन टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। और उन्हें डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, तब वो रिजाइन हो सकते हैं। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत पास है ए नॉन confidence motion against the chief by 2/3 majority, then the chief उप मुखिया can be removed from his post। हुआ क्या कि जब विलेज पंचायत पास हो गया तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गए और 2/3 मेजोरिटी हो गया कि चीफ मुखिया उसको पोस्ट से हटा भी सकते हैं। ठीक है, जनरल फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का जनरल फंक्शंस क्या है? तो हम लोग जो हाईलाइट है यहाँ पर, मतलब ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक से लिखा गया तो उसको लिख लेना, उसको भूलना मत लिखना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान एंड एनुअल बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत एरिया। जनरल फंक्शन क्या होता है ग्राम पंचायत का कि वो हर साल एक बजट पास करती है जिसमें पंचायत एरिया का बहुत सुरक्षा, मतलब अच्छा चीज़ रखती है। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग इन अ नेचुरल कैलमिटी, ठीक है, कैलेमिटी कह सकते हैं आप लोग इसको, हेल्प करती है इसमें कि रोड अच्छा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए। रिमूवल ऑफ एनरोचमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक प्रॉपर्टी के
रिमूवल के लिए भी करती है कि उसका कैसा प्रॉपर्टी चल रहा है, कि प्रॉपर्टी का देखभाल भी करती है वो लोग। ऑर्गेनाइजिंग वॉलंटरी वर्कर्स एंड वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी वर्क, और कम्युनिटी के लिए वॉलंटरी वर्कर्स भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पावर्स ऑफ ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत के पावर्स क्या क्या हैं, तो उसको बारे में डिस्कस करते हैं। पावर्स ऑफ ग्राम पंचायत, पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होती है पावर में, ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है ना, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। एनुअल टैक्सेस सच एज वाटर टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, मैनेजमेंट टैक्स एंड फेयर्स एंड हार्ट्स, फीस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स एंड टैक्सेस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस रनिंग द जुरिस्डिक्शन। और ये सालाना आप लोग की टैक्स लेती है, जैसे कि यहाँ पर टैक्स का बहुत सारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऐड आ रहा होगा आप लोग को, थोड़ा ध्यान रखें। राइट टू रिसीव ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटरी फंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस, और ये अपना स्टेट्स के द्वारा काम करती है, ठीक। चलो आगे, सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, इनकम कहाँ से आया ग्राम पंचायत है। ऊपर में जस्ट पढ़ा कि टैक्स इतना लेता है तो इनकम तो वहीं से आएगा ना भाई साहब, चलो ठीक है, तभी पढ़ लेते हैं हम लोग कहाँ से आएगा। सबसे पहला है टैक्स सोर्सेस, की टैक्स सोर्सेस आता है ट्रेड में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, तो सबसे पहले टैक्स आएगा, है ना, टैक्स आएगा। उसके बाद टैक्स से ही पैसा आता है उन लोग को। उसके बाद फीस और रेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, है ना, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज ही, तो ये अगर उसमें टॉयलेट्स और यूरिनल्स जो पैसा आते हैं उसमें आप लोग का यूज होता है, ठीक। फाइनेंशियल ग्रांट्स, ग्रांट्स आर ऑल्सो गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पैसा, है ना। और कुछ है क्या, ठीक है, तो पैसा देती है गवर्नमेंट, उससे आता है पंचायत, एंड फ्रॉम द कंसोलिडेटरी फंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, कमीशन के द्वारा, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेजर ऑर्गन्स ऑफ ग्राम पंचायत, मेजर्स ऑर्गन्स ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मेजर्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा ग्राम सभा और हेड और विलेज, तो कुछ पढ़ लेते हैं, चलिए। तो मेजर ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन, ग्राम पंचायत के सबसे मेन ऑर्गन होते हैं ग्राम सभा, उसके बाद होता है हेड ऑफिस, उसके बाद विलेज रक्षा दल, उसके बाद विलेज कोर्ट यार नया है, ऐसे ही होता कुछ, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, उसके बाद विलेज रक्षा दल, और कौन सी है ग्राम कचहरी, जिसको हम लोग ग्राम कोर्ट भी बोलते थे। उसके बाद हाँ, ये सत्ता में समझदारी की कार्यप्रणाली, जो चैप्टर नंबर 2 है बिहार बोर्ड की, है ना, ठीक। तो हम लोग आज पंचायत समिति तक ही रहेंगे, सीमित रहेंगे आज पंचायत समिति तक, उसके बाद मतलब इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ग्राम सभा को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, चलो। दिस इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पंचायत। All adult men and women living in the Gram Panchayat area who are above 18 years of age shall be members of the Gram Sabha. The Gram Sabha shall meet at least 4 times in a year. The Mukhya will call the meeting, the Gram Sabha, and the preside over it. ग्राम सभा मतलब होता है कि एक असेंबली है पंचायत का, जैसे कि हम लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, मिनिस्टर लोग का, उसी का पंचायत का असेंबली होता है। और इसमें अडल्ट मैन जो 18 साल के ऊपर होते हैं उसमें ग्राम सभा में सब आते हैं, और उनका एक मीटिंग होता है 4 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, सॉरी 1 साल में 4 बार, सॉरी 1 साल में कम से कम 4 बार होता है, और वहाँ मुखिया कॉल करके सबको बुलाया जाता है, ठीक है। तो विलेज रक्षा दल की बात कर लेते हैं कि विलेज रक्षा दल क्या करता है। दिस इज़ द विलेज पुलिस, यानी कि दिस इज विलेज पुलिस है, जैसे कि हम लोग का चौकीदार होता है, चौकीदार है ना, ये विलेज पुलिस कहलाता है। विलेज में जो रहते हैं वो जानते हो, ठीक है। यंग पीपुल इन द एज ऑफ ग्रुप 18 to 30 ईयर्स कैन पार्टिसिपेट, और इसमें 18 से 30 साल के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द सिक्योरिटी टीम हैज़ ए लीडर कॉल्ड दलपति, और जो इसमें सिक्योरिटी टीम रहता है उसको क्या कहते हैं, दलपति कहते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दिस लाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन एंड पीस ऑफ द विलेज। इसके कारण से ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब विलेज की रक्षा करें। उसके बाद आता है ग्राम कचहरी में, कि ग्राम कचहरी क्या है, चलिए जानते हैं।
It is the court of the Gram Panchayat and which has been given judicial functions in Bihar. The executive and judiciary of the Gram Panchayat have been kept separate from each other. इसका क्या मतलब है कि ये कोर्ट रहती है ग्राम पंचायत की जो जुडिशल फंक्शन को बिहार में काम करती है, ठीक है, और जुडिशरी करती है पंचायत में सिर्फ करेगी वो, और कोई भी नहीं करेगी, वो सिर्फ अपना पंचायत को देखेगी, ठीक। ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ ग्राम कचहरी कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड सरपंच एंड पंच इलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ इज 500। तो 500 पीपल लोग जो इलेक्ट करते हैं कि सरपंच कौन है और पंच कौन है, वो ग्राम कचहरी में होते हैं, ठीक है। देयर टेन्योर इज ऑफ 5 साल, 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में दूसरे आ जाते हैं, ठीक। द ग्राम कचहरी हैज़ बीन गिवन पावर्स इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल एरियाज। और ग्राम कचहरी कहाँ कहाँ होती है, सिविल और क्रिमिनल एरियाज में ही होती है। द सरपंच कैन हियर ऑल टाइप ऑफ केसेस अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 के लोग के बातें वो लोग सुन सकते हैं। देयर इज ऑल्सो ए न्याय मित्र एंड अ जस्टिस सेक्रेटरी इन द विलेज कोर्ट। और विलेज कोर्ट में एक न्याय मित्र रहता है और जस्टिस सेक्रेटरी रहता है जो आप लोग को देखभाल करता है। द पोस्ट ऑफ द न्याय मित्र एंड जस्टिस सेक्रेटरी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और जो न्याय मित्र रहता है और जस्टिस सेक्रेटरी रहता है वो बिहार के गवर्नमेंट में से चुना जाता है। द न्याय मित्र असिस्ट इन द वर्क ऑफ द सरपंच। और न्याय मित्र जो होता है वो सरपंच के काम में करता है, सरपंच के निगरानी में काम करता है। वाइल द जस्टिस सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द पेपर्स ऑफ द विलेज कोर्ट। और जस्टिस सेक्रेटरी क्या करता है, वो पेपर्स को देखता है, ठीक है, पेपर्स का देखभाल करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के बाद हम लोग इस चैप्टर को इस लेक्चर को एंड कर देंगे। पंचायत समिति इन द सेकेंड और मिडिल टायर ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज को हम लोग पंचायती समिति जो है वो पंचायती राज का मिडिल टायर भी कहलाता है। और ये लिंक बनाता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के में, ठीक है। इन बिहार देयर इज ए प्रोविजन टू इलेक्ट अ पंचायत समिति ऑन पॉपुलेशन 5,000 लोग पॉपुलेशन को ग्राम पंचायत समिति को इलेक्ट कर सकते हैं। दे इलेक्ट अ चीफ एंड अ डिप्टी चीफ एमंग देमसेल्फ। पंचायत इज द हेड ऑफ द कमिटी। और ये लोग क्या कहते हैं, चीफ और डिप्टी चीफ को इस सब को चुनते हैं और सुपरवाइज करते हैं मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति एंड एक्सरसाइज द कंट्रोल और द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो BDO को दे देते हैं, सौंप देते हैं, ठीक है। पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक पर वो बनती है, ठीक है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगली क्लास में पंचायत का फंक्शन बात करेंगे, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ द एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत समिति। और ये क्या होता है, एक्स ऑफिसर रहता है सेक्रेटरी का, ठीक है। सेक्रेटरी रहता है, मान लो भाई। ये कॉल्स अ मीटिंग ऑफ द पंचायत समिति ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द हेड। और इसके जो हेड रहते हैं उनके कॉल्स में मिलाता है, ये कॉल्स को मिला देते हैं, तब ये सब अपना काम करते हैं, ठीक है। ये इज़ द एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत समिति। याद रखना ये वाला बात, ठीक है। ये वाला बात याद रखना जो ग्रीन से कर रहे हैं। ब्लू वाला याद रखना, ब्लू वाला भी ज़रूरी है, आप लोग सबको याद कर लेना भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए ख्याल रखिए और ध्यान रखिए अपना, बने रहिए, बाय बाय।